अब हो गया अपना काम शुरू। तो ये क्या है कि 8-10 डिमरू यहाँ बजे, लेकिन ढंग का एक भी नहीं बजा। अब बजेगा और ढंग का इसलिए बजेगा कि अपन ढंग के हैं। इस मंच से 7-8 कवियों ने कविताएं पढ़ ली, लेकिन अभी तक किसी ने समझदारी की बात की नहीं। इसलिए नहीं की क्यों कोई समझदार था ही नहीं। अब मैं करूंगा, मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मैं समझदार आदमी। अब यार ये सीजन चल रहा है, इनको यही पता नहीं है, रात भर माथा खड़े हैं, अभी देवता सो रहे हैं तो मान नहीं रहे। वो लोहड़ी दिवाली पे जागेंगे तब तुम्हारा जो करना हो कर लेना। मतलब मानते ही नहीं। बहुत बढ़िया बढ़िया भजन नफीसा जी ने सुनाए। मैं ऐसी कोई बात आपके बीच में करूंगा नहीं, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अपन राजस्थान के समझदार आदमी। ये प्रेम प्यार में और श्रृंगार में मैंने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन पढ़ा आज तक कहीं नहीं। पढ़ा इसलिए नहीं क्योंकि अपन राजस्थान के समझदार आदमी। अपन श्रृंगार के मामले में बचपन से ही प्रैक्टिकल में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ये भुगट की माथा पूरी करने में कोई फायदा नहीं है। काम ढंग का करो और अच्छा करो। क्या फायदा उठपटांग काम करने से? अपने सामने अगर एक कोई गुलाब जामुन की प्लेट पड़ी है तब अपन उसको झीमेंगे कि उस पर कविता लिखेंगे? अपन तो झीमने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। अगर उस पर श्रृंगार की कविताएं लिखने बैठो तो दूसरा आगे झीम जाए। इसलिए बेवकूफी का काम करने में कोई फायदा नहीं है। अपन जितना काम करते हैं सब ढंग से करते हैं। ये तो आज के इस कवि सम्मेलन में दो मुसीबत बहुत भारी खड़ी हो गई। हमने जो सरकार बनाई थी, कुछ क्षेत्रीय दलों ने अचानक समर्थन वापस ले लिया। ये बात नगर पालिका वालों के अलावा किसी के समझ में नहीं आएगी, यही मैं बता दूं। फिर सरकार बचाने के लिए कुछ लोगों को जबरन मंत्री बनाना पड़ा, कुछ लोगों को समर्थन हासिल करना पड़ा बिना नोट दिए। ये सारा काम आज की रात हमने किया। फिर भी आप लोगों ने इस कवि सम्मेलन को सुना, बहुत ऊंचाइयां प्रदान की, मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। एक तो क्या है कि ये जितने लोग यहाँ थे अब उतने बचे नहीं है। बचे इसलिए नहीं कि आधों को तो भगा दिया लोगों ने चिल्ला चिल्ला के, मतलब माफी आ गई। मतलब दो तो आए शुरू में जब महाराणा प्रताप के पीछे पड़ गए। मेरी ये समझ में नहीं आई, महाराणा प्रताप नहीं होते तो ये कभी भी होते नहीं होते। मतलब मेरे हिसाब से महाराणा प्रताप ने जन्म इनके लिए लिया। ये सारी बातें हो गई सब हमारे। फिर उसके बाद में ऐसा वो सूरज जी पता नहीं कहाँ गए, नहीं रहे। हाँ, उन्होंने बहुत भारी आंदोलन खड़ा किया है। माँ का मस्तक ऊंचा होता तो फिर पिताजी का मस्तक कहाँ होता? अरे मतलब यार पिताजी के भी तो मस्तक होता है, तो वो ऊंचा नहीं होता क्या? तो माँ का हो रहा है तो पिताजी का क्यों नहीं हो रहा? अपन तो पिताजी का भी ऊंचा करने में विश्वास रखते हैं। एक मस्तक ऊंचा कर दो और एक नीचा कर दो तो उसमें क्या फायदा? बराबर में दोनों ऊंचे करो। ये मानते नहीं है साहब। इन लोगों के काम ही ऐसे ही है। कुर्बानी देने का काम है। दो कवि, एक ये लूड़ा लंगड़ा हमारे बीच में आया हिंदुस्तान की सरकार के जैसा, एक नरेंद्र जी दादी चाहे, मतलब सब आज वैरायटी वाइज काम कर रहे हैं। दो महाराणा प्रताप के पीछे पड़े, दो देश के पीछे पड़े, दो बेटियों के पीछे पड़े, दो श्रृंगार के पीछे पड़े और दो कन्या भ्रूण हत्या के पीछे पड़े। बोलो बेटियां जन्ना क्यों पाप है? मेरे समझ में नहीं आ रही कहाँ पाप है। दो तो मैंने पैदा कर रखी घर में, और
जबकि मैं बिना सब्जेक्ट के कविता पढ़ता हूँ, मेरी आदत में नहीं है। अब हमारा ये सारा काम जो बढ़िया चल रहा है ढंग ढंग का, हालांकि अभी हमारे बीच में एक समझदार आदमी और आना बाकी है जो पगड़ी पेन के पीछे बैठा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, निखत जी हमारे बीच में ही, उन्होंने भी बहुत बढ़िया गीत पढ़ा, हालांकि उन्होंने आपने उनको ध्यान से नहीं सुना। उन्होंने बात बहुत कायदे की मैं तुमको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रही कि बाबा तुम लोगों को प्यार सिखाने में फायदा क्या है। मतलब प्यार सिखाना तो आदमी को सिखाओ, बाबा को सिखाओ, और बाबा जी प्यार सीख के क्या करेंगे। जो काम नहीं ढंग से करना चाहिए, जो काम नहीं ढंग से करना चाहिए, बाबा जी को सिखाने जाओगे तो वो योग सिखा देंगे आपको, और वो योग सिखाएंगे तो योग बढ़ने की परंपरा शुरू हो जाएगी। ये सिखाने विखाने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। बिना किए कोई काम होता नहीं है। इसलिए मैं आपके बीच में खड़ा हूं। मैं बता दूं आपको, हिंदुस्तान में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे समाधान में लेकर के घूमता हूँ, देश में बहुत सारी जानकारियां लेकर के घूमता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पास ऐसी जानकारियां हिंदुस्तान की है जो हिंदुस्तान के किसी कवि के पास में नहीं है, किसी व्यक्ति के पास में नहीं है, किसी नेता के पास में नहीं है। वो जानकारियां खाली मेरे पास में है। मैं ये जानकारी आपके बीच में रखता हूँ। बहुत अच्छी बात की, एक अन्ना हजारे वहां बैठ गए साहब रामलीला मैदान में, वो एक जंतर मंतर में बैठ गए, 12 दिन का अनशन किया और 13वें को समाप्त कर दिया। जब किसी चीज का 13वां होता है तो उसको शोक निवारण कहा जाता है। उन्होंने शोक निवारण कर दिया, लेकिन पूरे देश में पूरा देश खड़ा हो गया, पूरा देश अन्ना के समर्थन में खड़ा हो गया। लोगों ने नारे लगा दिए, अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब संघर्ष तो अन्ना को ही करना है, अपन तो खाली साथ है। मतलब खुद को संघर्ष नहीं करना, अपनी गति इसलिए बिगड़नी कि खुद कुछ करना नहीं चाह रहा है। अन्ना करेगा, कोई दूसरा करेगा। अन्ना ने आंदोलन किया, पूरा देश उसके समर्थन में खड़ा हो गया। पूरे देश के लोगों ने जानकारी खोजी, बोले यार अन्ना के समर्थन में पूरा देश क्यों खड़ा हो गया। लेकिन बात किसी के समझ में नहीं, खाली मेरी समझ में ही। मेरी समझ में इसलिए आपको बता रहा हूं, अन्ना के समर्थन में पूरा देश खड़ा हो गया। हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी खड़ी हो गई, इसलिए खड़ी हो गई। जानकारी देखना, वो खतरनाक जानकारी लाया प्रताप भाई। पूरा देश इसलिए खड़ा हो गया अन्ना के समर्थन में क्योंकि अन्ना बैठ गया। बढ़िया है, वो बैठा तो ये खड़ा तो देश खड़ा हो गया। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आई है कि अगर उनको उठना था तो बैठे क्यों, और बैठना था तो उठे क्यों, जब काम कुछ हुआ ही नहीं। फोकट में उठा बैठा कर रहे हैं लोग, इसलिए हिंदुस्तान में समस्याएं पैदा हो रही। और मैं बता रहा हूँ, जितने कभी हिंदुस्तान की समस्याएं खोजते हैं, मैं बताता हूँ आपके बीच में खड़ा होकर कहना चाहता हूँ, सारी समस्याओं की केवल एक जड़ है, केवल एक कारण। हिंदुस्तान की तमाम समस्याओं का मैं कारण आपके बीच में रखता हूँ। कल 2 अक्टूबर गई, अपन ने किसी महापुरुष की जयंती अपने देश में मनाई, लेकिन मैं समस्याओं के कारण रख रहा हूँ। जितनी समस्याएं उन सबका केवल एक कारण बताना चाहता हूँ। हमारे देश की तमाम समस्याओं का कारण केवल एक है, और वो केवल इतना सा है कि आज इस हिंदुस्तान में चंद चाटुकारों ने केवल चंद लोगों का इस देश के साथ में रिश्ता तय किया। आज आपका और हमारा हिंदुस्तान में कोई रिश्ता नहीं है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं। मैं कारण बता रहा हूँ, हिंदुस्तान की दुर्गति का केवल मात्र एक कारण है। आज अप्रैल में हर कभी सम्मेलन में खड़ा होता हूँ, कहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान आज की तारीख में यतीम देश है, हिंदुस्तान एक लावारिस देश है। तो पत्रकार मेरे से पूछते हो तूफान साहब कैसी बात कर रहे हो, हिंदुस्तान को यतीम और लावारिस बता रहा हूँ। मैंने कहा बता रहा हूँ। वो कहते कैसे बता रहे हो, मैं कारण बताता हूँ आपके बीच में। कारण देखना, हिंदुस्तान क्यों यतीम है, हिंदुस्तान क्यों लावारिस है। हिंदुस्तान इसलिए यतीम है, हिंदुस्तान इसलिए लावारिस है क्योंकि इस देश के जो पिताजी थे वो मर गए। जानकारी देखना,
बहू बची है जो घर बार छोड़ के वोट मांगती फिर रही है। ये कारण है। समस्या की जड़ में जाना पड़ता है तब कारण निकलता है। किसी के समझ में नहीं आ रही। आजादी के 64 साल हो गए हिंदुस्तान को आजाद हुए। 64 साल के बाद भी लोग हमारे बीच में आते हैं, बोले धर्मनिरपेक्षता को मजबूत बनाना है। अरे मैंने कहा कमजोर क्यों हुई? कारण खाली मेरी समझ में आ रहा। मैंने जानकारी खोजी। अरे मैंने कहा 64 साल से तो आती थे, फिर कमजोर क्यों हुई? मैंने कारण खोजा, और जो कारण खोजा वो आपके बीच में रख रहा हूं। 64 साल पहले हिंदुस्तान को कुछ लोगों ने गलत नारा दे दिया। कौन सा नारा दे दिया हिंदुस्तान को? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मैंने एक धर्मनिरपेक्ष नेता को पकड़ा। मैंने कहा क्यों रे, आपस में का मतलब क्या होता है? बोला साहब आपस में का मतलब हिंदू हिंदू का भाई, मुसलमान मुसलमान का भाई। आपस में ही बताए, एक दूसरे का तो बताए ही नहीं। एक दूसरे का नहीं बताए, क्या तो लड़ते चला। कोई टेंशन वाली बात नहीं। सारे मसले इसलिए बिगड़ रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आजकल कविता पाठ तो करता नहीं हूँ, काम खाली यही करता हूँ। घंटे डेढ़ घंटे में मेरा ये काम चलता है। उसके बाद में मैं बैठता हूँ, फिर घंटे डेढ़ घंटे वापस खड़ा होता हूँ। लेकिन मैं आपके बीच में जानकारी रख रहा हूँ। 64 साल हो गए हिंदुस्तान को आजाद हुए। देश की राजनीति की क्या दुर्गति हमारे देश की एक घटना आपके बीच में रखता हूँ। अभी कविताएं पढ़ी जा रही थी। एक व्यक्ति जिसने संसद भवन पर आक्रमण कराया, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जिसके लिए फांसी की सजा मुकर्रर की। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि कुछ राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति से उसकी फांसी की सजा माफ करने की अपील कर दी। विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए कि उसकी फांसी की सजा माफ की जाए, तो कुछ राजनीतिक दलों ने देश भर में प्रदर्शन किए। बोले अफजल को फांसी दो, अफजल को फांसी दो। कवियों ने लंबी चौड़ी कविताएं लिखी, बोले अफजल को फांसी दो, अफजल को फांसी दो। कुछ कवियों ने तो यहां तक लिख दिया कि अफजल की फांसी की सजा माफ करने की अपील करने वालों को भी फांसी दो। मैंने इस विषय पे कोई कविता नहीं लिखी, क्योंकि मैं समझदार आदमी हूं। मैंने कहा यार पहले कारण तो पता करो कि ये लोग अफजल की फांसी की सजा माफ क्यों कराना चाहते हैं।